नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के अभी हाल में हुए 3 देशों की यात्रा पर और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के नए नियुक्त फील्ड मार्शल और वहां के चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस जनरल असीम मुनीर रजा को अभी अमेरिका अपने व्हाइट हाउस में लंच पर आमंत्रित किया। उसके क्या मायने हैं? क्योंकि दरअसल देखा जाए तो डिफेंस की हायरार्की में फील्ड मार्शल का पद सेनाध्यक्ष से भी एक पद ऊंचा होता है, लेकिन सिविल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तहत डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के तहत ही मिलिट्री फोर्सेस काम करती हैं और इस तरीके का कभी कोई सम्मान क्या वहां के रक्षा मंत्री को बुला करके साथ में या प्रधानमंत्री को बुला करके साथ में करना चाहिए था, या एक फील्ड मार्शल को बुलाकर वहां की सेना को, वहां के सैनिक आलाकमान को एक संदेश दिया गया है वहां के राजनीतिक हालातों को मद्देनजर रखते हुए, और वहां की सिविलियन गवर्नमेंट को भी एक मैसेज दिया गया है कि हम आर्म फोर्सेस को अपने पक्ष में करके सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन और सो कॉल्ड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हम तख्ता पलट भी करा सकते हैं, या अमेरिका वहां के एयरफोर्स बेस या आर्म फोर्सेस के किसी बेस को इस्तेमाल करना चाहता है। क्या है वजूहात, क्या है वजह, जानने की कोशिश करेंगे हमारे अपने फैकल्टी हेड PSIR और एक्सपर्ट अभिषेक सर से। अभिषेक, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर अभी हाल में 3 देशों की यात्रा पर गए और G7 की मीटिंग में भी उन्होंने शिरकत की। उसको लेकर हालांकि थोड़ी सी शुरुआत में कंट्रोवर्सी हुई थी, और फील्ड मार्शल मुनीर जो अभी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। धन्यवाद सर। जो पहला क्वेश्चन है आपका कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर का 3 कंट्री की जो विजिट रही, जिसकी शुरुआत उन्होंने साइप्रस से की। तो पहला विजिट उन्होंने साइप्रस का किया 15 और 16 जून का। उसके बाद वो कनाडा जाते हैं, जहाँ पर वो G7 की समिट को अटेंड करते हैं। फिर फाइनली वो वहां से क्रोएशिया के लिए निकल गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उनका जो साइप्रस का विजिट रहा है। साइप्रस का विजिट जो उन्होंने किया है सर, इसको जो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर जब से ये बने प्राइम मिनिस्टर रहा, दैट इज नोन एज डीहाइफनेटेड फॉरेन पॉलिसी। बहुत सही कह रहे हैं। तो डीहाइफनेटेड फॉरेन पॉलिसी में ये होता है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि जो 2 कंट्रीज है जिनका आपस में अनफ्रेंडली रिलेशन है, हम एज इंडियन दोनों कंट्रीज को इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे। मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि एक देश में गए तो दूसरा हमसे नाराज हो जाएगा। जैसे पहले के टाइम में आप देखेंगे तो भारत के प्राइम मिनिस्टर थोड़ा विजिट करने से डरते थे कि अगर हम फलस्तीन और इजराइल का इशू चल रहा है तो अगर हम दोनों तरफ चले जाएंगे तो कहीं एक नाराज ना हो जाए हमसे। तो आप देखिएगा हमने हमेशा से जब डीहाइफनेटेड फॉरेन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया तो हमने इजराइल का भी विजिट किया, उसी समय हम फलस्तीन के भी विजिट पर गए। बिल्कुल। तो यहाँ जो ये साइप्रस का रहा है विजिट, ये टोटली जो है एक तरीके से डेलिब्रेट मूव था, और वो डेलिब्रेट मूव था टर्की को कंट्रोल करने का और टर्की को क्लियर कट मैसेज देने का। जो ऑपरेशन सिंदूर जब चला तो जिस तरीके से टर्की बिल्ड ड्रोन्स जो है पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट यूज किए, और जो तुर्की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया, तो अब बारी हमारी थी। और यही नहीं है, तुर्की ने हमेशा पहले भी सपोर्ट किया, आर्टिकल 370 का हो, जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के साथ रहा। वो कहते हैं कि पाकिस्तान आकर के मुझे अपना जो है एक दूसरा घर याद आता है। तो उनको पाकिस्तान जो है उनके साथ उनके रिलेशंस हैं तुर्की के। तो साइप्रस सर, अगर आप साइप्रस की हिस्ट्री देखेंगे तो 1974 में टर्की ने इन्वेड किया था साइप्रस, और साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है जो कि ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में पड़ता है, और ये तुर्की के साउथ में लोकेटेड है। छोटा सा एक देश, आइलैंड कंट्री है, टैक्स हेवन कंट्री भी इसको कहते हैं। तो जब यहाँ पे इन्वेजन हुआ था टर्की का, तब टर्की था, अभी तो तुर्की हो गया। आप तुर्की नाम हो गया। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक नॉर्दर्न है और एक सदर्न है। तो जो सदर्न वाला पार्ट है वहां पर ग्रीस पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पूरे साइप्रस की जो पॉपुलेशन है वो 2 पार्ट में ब्रेक है। वहां पर एक टर्किश लोग रहते हैं और एक ग्रीस लोग रहते हैं। तो नॉर्दर्न वाला जो हिस्सा है उसको केवल तुर्की रिकॉग्नाइज करता है एज अ सेपरेट स्टेट, और जो ये सदर्न वाला पार्ट है ये पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है यहाँ पर। तो जब मोदी जी अभी विजिट करते हैं तो उन्होंने क्लियर कट टर्की को मैसेज देने की बात की है, और वो
दरअसल उस बफर जोन में भी गए, जिसको ग्रीन लाइन कहा जाता है। तो ग्रीन लाइन एक डिमार्केशन लाइन है, वहां से उन्होंने जाकर के वो फ्लैग भी देखा टर्की का, जो वहां पर लगा हुआ है। और ये ग्रीन लाइन बफर जोन डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशंस। यही डिवाइड करता है नॉर्दर्न टर्की को सदर्न टर्की से। तो नॉर्दर्न में जो है वो टर्किश पॉपुलेशन होगी और सदर्न में ग्रीस पॉपुलेशन होगी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट दिया है ऑफिशियली, उसमें साफ साफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है दैट इंडिया सपोर्ट्स फुल इंडिपेंडेंस एंड सोवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ साइप्रस। बिल्कुल ठीक। तो हमने क्लियर कट मैसेज देने की कोशिश की है कि तुमने पाकिस्तान का साथ दिया है तो हम ऐसा काम करें। दूसरा जो ये विजिट हुआ है, इसमें टेररिज्म पे बात हुई। साइप्रस के प्रेसिडेंट ने एकदम क्लियर कट टेररिज्म पर भारत को सपोर्ट करने की बात की है। पहलगाम जो हमला हुआ था तो भी साइप्रस ने भारत का सपोर्ट किया था टेररिज्म को लेकर के। प्लस जो ये हमारा विजिट है सर, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है, दैट इज दैट मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, IMEC जो जा रहा है, वो आप देखेंगे कि उसकी लोकेशन आप देखेंगे साइप्रस के जस्ट बगल से निकल रहा है, इजराइल होते हुए। तो साइप्रस ने इंटरेस्ट शो किया है इसको ज्वाइन करने का। तो हमारे 2-3 एंगल्स पर बात हुई है। एक तो मिडिल ईस्ट ये जो कॉरिडोर चल रहा जा रहा है इस पर बात हुई है, दूसरा यूपीआई के एक्सपेंशन पर बात हुई है, और तीसरा टेररिज्म पे बात हुई है। तो बड़ा ही हमारे लिए फ्रूटफुल विजिट रहा, थोड़ा सा टर्की को भी कंट्रोल करने का और ओवरऑल यूरोप में कम से कम एक मैसेज तो दिया, और यूरोप में एक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा ये विजिट इंपॉर्टेंट रहा। फिर वहां से वो निकल गए G7 में, जहां पे उन्होंने कनाडा में जाकर के अलग अलग काउंटर पार्ट से बातचीत की। अब जहां तक G7 की बात है, इंडिया G7 का फुल टाइम मेंबर तो है नहीं, हमको इनवाइट किया था एज एन ऑब्जर्विंग कंट्री। और आपने देखा होगा सर, जब इनविटेशन नहीं आया था तो भी बड़ा विरोध हुआ था, विपक्ष ने बड़ी हंसी की थी कि मोदी जी को इनविटेशन नहीं आया, बुलाया नहीं। अब बुलाया तो वो एक इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन बिगड़ा था उसको भी सही करने की बातचीत की गई है। तो वहां पर भी टेररिज्म वगैरह पे इशू हुआ, और जो लोकल इशू इस समय जो चल रहा है ईरान और भारत और कनाडा के बीच जो रिश्तों में बर्फ जमी थी, कुछ पिघल रही है, हाँ, उसको भी थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की गई। इजराइल ईरान के मुद्दे पर बातचीत हुई, फिर वो वहां से चले गए क्रोएशिया। तो ये 3 अलग अलग विजिट उन्होंने किए, तीनों बड़ी। और साइप्रस ने अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार भी उनको दिया। ये 23rd नंबर का जो है मतलब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल में उनको किसी देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार 23वीं बार मिला है। तो साइप्रस ने भी इनको अवार्ड ये दिया है। तो ये बड़ा ही फ्रूटफुल एक विजिट रहा है हमारा तीनों देश। और ये फील्ड मार्शल मुनीर के बारे में आपका क्या कहना है? ये जब मुनीर को बुलाया गया अमेरिका में और वहां पर ये गए, तो इसका भी लेकर देखिए सर, भारत में बड़ा ही पॉलिटिकली मतलब बर्निंग चार्ज मुद्दा है। विपक्ष जबरदस्त घेर रहा है गवर्नमेंट को कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, कि अभी हमने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया और हमने अमेरिका को बड़ा टेररिज्म पर बोला, और अमेरिका ने भी कहा था नहीं हम भारत का फुल सपोर्ट करेंगे ऑन टेररिज्म, और तब तक मुनीर को व्हाइट हाउस में बुला करके उनको डिनर थ्रो किया जा रहा है। तो ओवरऑल वो तो ठीक है कि हमारा अपना कंसर्न है कि मुनीर को उन्होंने क्यों बुलाया, बट मैं जहां तक इस विजिट को देखता हूँ सर, तो मुनीर को बुलाने के पीछे अमेरिका के 2-3 पिलर्स हैं, 2-3 डायमेंशन है। उसमें पॉलिटिकल भी है, स्ट्रैटेजिकल भी है, डिप्लोमेटिक भी है। अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो ये ईरान और इजराइल का इशू चल रहा है, इसमें अमेरिका कभी भी कूद सकता है। अगर अमेरिका को कूदना है, अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है, तो अमेरिका को एक सेफ जगह चाहिए जहां से वो ईरान पर अटैक करे। एक मिलिट्री बेस चाहिए। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के लिए एक स्ट्रैटेजिकल फ्रूटफुल कंट्री रहा है, स्पेशली ईरान को कंट्रोल करने में। भारत के साथ वो बार्गेनिंग कर लेता है, पाकिस्तान के साथ नहीं कर पाता, क्योंकि पाकिस्तान उसके लिए ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। दरअसल पाकिस्तान एक तो उसकी गोद में बैठ जाता है और हर शर्त मान लेता है। हाँ, हर शर्त मान भी लेता है, और उससे उसको फायदा है, डॉलर्स मिलते हैं, इमदाद मिलती है, पैसा मिल रहा है, पैसा, हथियार सब कुछ मिलता है। अभी देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर चला, इसी बीच में IMF ने लोन पास कर दिया। तो एक तो ये है कि अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है इस वॉर में तो वो एयरबेस उसको मिलेगा। दूसरा ये है कि सर, अगर मान लीजिए अमेरिका इन्वॉल्व होता है और सारे मुस्लिम कंट्रीज एक हो जाते हैं इन द सपोर्ट ऑफ ईरान, तो पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ रहेगा तो अमेरिका ये दिखा पाएगा कि सारे मुस्लिम कंट्रीज जो है वो ईरान के फेवर में नहीं है। तो एक हमारे साथ है। दूसरा ये है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर के फिर वो पूरे रीजन पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। जो विश्व की मुस्लिम बिरादरी है,
उसमें पाकिस्तान का भी एक नेतृत्व है जिसके नेतृत्व साथ भी है। अमेरिका खड़ा है। हाँ, अमेरिका खड़ा, और दूसरा अमेरिका को ये पता है कि पाकिस्तान में वहां के प्राइम मिनिस्टर का कोई चलता नहीं है, कोई सुनता है नहीं, तो वो प्रधानमंत्री बुला के क्या करते हैं, तो उन्होंने मुनीर को बुला लिया, जिससे फैसला जिससे- होना है, जिससे हाँ, बातचीत होनी है, बातचीत होनी है, जिसको निर्णय जिसको लेना निर्णय है। लेना है। मुनीर को ये फायदा रह गया कि अगर मुनीर पाकिस्तान अमेरिका गए और अमेरिका की सारी शर्त मान लेंगे, तो मुनीर अमेरिका से इंडिया पे प्रेशर क्रिएट करा पाएंगे। और मैं सोचता हूँ उससे मुनीर का स्टेचर बहुत बढ़ गया, स्टेचर बढ़ गया। मेरी याद में ऐसा सिटिंग जनरल हाँ, जो फील्ड मार्शल भी हो गया हो लेकिन हेड ऑफ द स्टेट या प्रेसिडेंट के पोस्ट पर नहीं है, क्योंकि वहां तो तख्ता पलट भी बहुत हाँ, होता रहता है। ये पहली बार है जब वो कोई गया, आर्म फोर्सेस के सिटिंग चीफ को बुला करके वहां ऑनर किया जा रहा है। और कल मॉल भी घूम रहे थे, फोटो आई, हालांकि उनका विरोध भी वहां हुआ है, वो मुनीर तो के पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के लोगों ने किया, लेकिन किया है वहां पर। इसमें एक और भी एंगल है सर, अगर ईरान में रिजीम चेंज होता है, उन्हें पाकिस्तान का कातिल भगोड़ा और हाँ, क्या सब कुछ बोल डाला, तो मैं ये कह रहा था सर, अगर ईरान में रिजीम चेंज होता है, उस रिजीम चेंज में भी मुस्लिम वर्ल्ड अगर एक हो जा रहा है, तो पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ रहेगा, तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में बना रहेगा। इसीलिए पाकिस्तान इंडिया के कंपैरिजन में स्ट्रैटेजिकली अमेरिका के लिए ज्यादा फ्रूटफुल कंट्री, बिल्कुल, तो इसीलिए उन्होंने मुनीर को बुलाया। अब वो अलग बात है कि हमें तो जाहिर सी बात है बुरा लगेगा कि आपने हमारे दुश्मन को क्यों बुलाया, क्यों ऑनर, वो भी जस्ट अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा भी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हमारा कंटिन्यू है, और आप मुनीर को बुला करके वहां उसको खाना खिला रहे हैं, तो पॉलिटिकली तो ये हमारे लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन अब अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई अमेरिका, उस तरीके से आपने देखा कि दुनिया के सियासत में किस तरीके के खेल होते हैं। जो कल का दुश्मन है आज दोस्त बन जाता है, जो आज का दोस्त है वो कल का दुश्मन हो जाता है, और इस तरीके के रिश्तों के उतार चढ़ाव होते रहते हैं। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम द वर्ल्ड दिस वीक, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, जुड़े रहिए हमसे। और 7 जुलाई 2025 से हमारा एक न्यू जनरल स्टडीज का बैच यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए शुरू होने जा रहा है, जो 1 ईयर प्रोग्राम है फॉर 2026 एंड 27। जो स्टूडेंट्स अगले साल सिविल सर्विसेज की तैयारी में अपीयर होंगे, उनके लिए एक 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स प्री कमेंस जनरल स्टडीज 7 जुलाई 2025। आप एडमिशन ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाई, नए मंजिल और नई मकाम तक पहुंचा सकते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम द वर्ल्ड दिस वीक।